इशाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब उसने मुमताज़ बेगम को देखा, हकीम साहब को ऐसा लगा उसकी माँ मासी की शक्ल में उसके घर आ गई है। वो बड़ी मोहब्बत से अपनी खाला को मिले। उन्होंने माजी का कोई कहानी नहीं खोली। वो अपनी हाल में खुश और हाल को जी रहे थे। हकीम साहब ने निकाह की उस तकरीब में सिर्फ मास्टर महमूद के घर वालों को दावत दी थी। मरियम और मोमना मौजूद थी। माँ गैर हाजिर थी। मोमना और बाजला इशाल को खुद ही तैयार कर रही थी। माँ हम क्यों नहीं आई? इशाल ने मेकअप करवाते हुए पूछा था। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो निकाह से पहले आ जाएगी। मोमना ने इशाल की आंखों में काजल लगाते हुए जवाब दिया। कल लेट नाइट मेरी मोबाइल पर बात हुई थी। कहने लगी अब ठीक हूँ, इशाल ने कहा था। सुबह से फिर हल्का हल्का बुखार है, मोमना ने इशाल को लिपस्टिक लगाते हुए बताया। बुखार तो आज मुजम्मिल भाई को भी था, बाजला ने बालों को जूड़ा बनाते हुए इतला दी। नाइस, वेरी नाइस। मैं तो रोमियो जूलियट समझती थी, ये तो लैला मजनू निकले। पूरे मजनू को रखते थे, निशान लैला के जिस्म पर पड़ते थे। मेकअप करवाते हुए इशाल की ज़ुबान पर फिर चल पड़ी। क्या मतलब आपी? मैं समझी नहीं। मोमना और बाजला ने अपनी अपनी तशवीश एक साथ जाहिर कर दी। इशाल के कान खड़े हो गए। उसने खुद को शटअप कहा। कंट्रोल कंट्रोल इशाल, क्या बोल बोल बक रही हो? इशाल ने दिल ही दिल में खुद को मलामत की। कुछ नहीं, मुझे हारिस ने एक लतीफ़ा सुनाया था, वो याद आ गया था। इशाल ने अपनी तरफ से बात गोल करने की पूरी कोशिश की। मोमना और बाजला बाकी मेकअप के दौरान खामोश ही रही। वो खुद ही सवाल करती और खुद ही जवाब तलाश करती कोशिश करती। मोमना को भी इस बात की खबर थी कि मुजम्मिल तकरीबन 6 माह से हर रोज़ सुबह मेराज को आता है। बाजला ये जानती थी कि मुजम्मिल हर रोज़ 6 माह से फजर से पहले घर से निकल जाते हैं। उन दोनों ने इशाल की दुल्हन की तरह तैयार कर दिया था। दुल्हन कहाँ है? हलीमा ने आवाज़ लगाई, जो शरबत पीकर फारिग हो चुकी थी। हकीम साहब, इशाल बेटी को यहाँ ही बुला लें। बाहर का कोई नहीं है, सब अपने ही हैं, मरियम बीबी बोली। माम बेटी इशाल को यहाँ ले आओ। हकीम साहब ने बैठक से साथ वाले कमरे में आवाज़ दी। इशाल दुल्हन बनी हुई अगर हारिस से बराबर बैठ गई। हारिस भी पूरी तैयारी के साथ आया था। हकीम साहब ने खुद ही उन दोनों का निकाह पढ़ाया। उसके बाद खाने का इत्माम था। सब मेहमान खाना खाने के बाद मेराज को रवाना हो चुके थे। मुमताज़ बेगम ने बल्किस, बासित और बिनिश को भी मेराज के रवाना कर दिया था। सिर्फ बाजला मुमताज़ बेगम के लिए रुक गई थी। वो वैसे भी अपने रिश्तेदारों से कम ही मिलाप रखती थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। हकीम साहब मरियम बीबी और मोमना को छोड़ने गए थे। माहम अपने वादे के मुताबिक रुक गई थी। मुमताज़ बेगम और बाजला को हकीम साहब ने अपने घर का सबसे अच्छा कमरा पेश किया था। मुमताज़ बेगम को दवाई खिलाने के बाद बाजला उनके पेट दबा रही थी जब इशाल को माहम लेकर कमरे में दाखिल हुई। सैली, कैसा लगा आपको हारिस? इशाल ने फ़ख्री अंदाज के साथ पूछा। दादी की नज़र से भी देखूं तो भी मुजम्मिल से खूबसूरत। इशाल की नज़र में तो वो है ही सबसे हसीन। इशाल ने दादी की बात सुनी तो खिल उठी और मुस्कुराते चेहरे के साथ कहने लगी, ये है माहम चौधरी। इशाल ने माहम के कंधे पर ऐसे हाथ रखा तो जैसे कोई इंतहाई कीमती चीज़ हो जो ज़्यादा वज़न डालने से टूट जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह इशाल बेटी, रब सच्चा झूठ ना बुलवाए, किसी भी आँख से देख लो, माहम बहुत खूबसूरत है। मुमताज़ बेगम ने चश्मे उल्फत से माहम को देखा। इशाल ने मुमताज़ बेगम की आंखों में मोहब्बत के झरने देखे तो कहने लगी, दादी आप कह दें इशाल तुम इसके आगे कुछ नहीं। खुदा की कसम मुझे फिर भी अच्छा लगेगा। इधर आओ माम बेटी। बाजला पीछे हट गई और माम मुमताज़ बेगम के पास बैठ गई। माम बेटी, मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे कि तुम अपने बाप की ज़ुबान का पास रख सको। साथ ही साथ मैं दुआ भी करूँगी अल्लाह तुम्हारे दिल की जायज़ ख्वाहिशें भी पूरी करे। मुमताज़ बेगम की बातें सुनकर बाजला सोच में पड़ गई थी। कुछ देर बातें करने के बाद मुमताज़ बेगम सो गई। चलो छत पर चलते हैं, इशाल ने तजवीज़ दी। बाजला ने अपना चश्मा उतारते हुए कहा, इस वक्त मूड नहीं है तो आराम करो, उसका आज निकाह हुआ है, इसे कहाँ नींद आएगी। माहम ने बाजला की हैरत को अपने दलाल से दूर करने की कोशिश की। बाजला की हैरत मुस्कान में बदल गई। थोड़ी देर बाद वो तीनों छत पर थी। घर की छत पर एक ममटी भी थी
جس کے ساتھ ایک بانس کی سیڑھی کھڑی تھی۔ چلو اوپر چلتے ہیں، اشار نے چھت سے اوپر مٹی پہ جانے کا کہہ دیا۔ بازلا نے پھر سے مام کی طرف دیکھا۔ مام نے اشار کی طرف اشارہ کیا جو بانس والی سیڑھی سے اوپر جا رہی تھی۔ تم تو وہ گانا تو سنا ہوگا، آج پھر جینے کی تمنا ہے، آج پھر مرنے کا ارادہ ہے۔ اس کے ساتھ بھی آج وہی معاملہ ہے۔ اشار کے پیچھے پیچھے مام بھی سیڑھی سے پہنچی۔ بازلا نے بھی ڈرتی ڈرتی سیڑھی پہ پیر رکھے اور خدا خدا کر کے اوپر اشار اور مام کے پاس چلی گئی۔ ہوا چل رہی تھی، دور سے گیہوں کے تھریشر کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں جی ٹی روڈ سے کوئی بس کوئی ٹرک گزرتا۔ دور دور تک گندم کی کٹائی کے بعد کھیت خالی تھے۔ وہ تینوں آلتی پالتی مار کر مٹی کے سیمنٹ کی چھت پر بیٹھ گئی جس میں آج بھی جوں کی دھوپ کی تپش تھی۔ تھوڑی دیر بعد اشار کو یاد آیا، میں نے تو آم ٹھنڈے کرنے کے لیے رکھے تھے۔ اشار نے یہ کہا اور جلدی سے بانس کی سیڑھی سے اتر گئی اور چھت پر آپ کیا کرتی ہیں؟ بازلا نے روایتی سا سوال پوچھ لیا۔ وقت گزارنے کے لیے۔ مام نے سامنے اسکول کے گراؤنڈ میں لگی پاکستانی پرچم کی طرف اشارہ کرواتے ہوئے بتایا۔ وہ جھنڈا دیکھ رہی ہو، وہ میرا اسکول ہے۔ مزمل بھائی کی طرح بزنس کرتی ہیں، بازلا نے جلدی سے کہہ دیا۔ مزمل کا نام سنتے ہی مام کے دل کو کھینچ سی گئی۔ مام نے اپنی دلی کیفیت کو چھپاتے ہوئے کہا، نو پروفٹ نو لاس، ایسا ہی میرا بزنس۔ مطلب؟ بازلا نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ جو لڑکیاں فیس دیتی ہیں ان سے اسٹاف کی سیلری اور دوسرے خرچے نکل جاتے ہیں۔ مام کی بات سن کر بازلا کی خوشی ہوئی۔ اس نے خوشی سے پوچھا، سب لڑکیوں کی فیس نہیں لیتی؟ مام آپ ہی بہت بڑی بات ہے۔ بازلا پاکستان میں لڑکیوں کو اس وجہ سے بھی تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے کہ ان کی تعلیم پر خرچہ ہوگا۔ تعلیم تو شعور کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ میں چاہتی ہوں لڑکیوں کو زندگی گزارنے کا شعور ہو، وہ اونچ نیچ کو سمجھ جائیں، کم از کم اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنی بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ اچھی مائیں اچھی نسل کی بنیاد رکھتی ہیں۔ ابا کی زمینوں سے